हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजीएस्ट केमिस्ट्री बाय सुनील सर। प्यारे बच्चों, हर बार की तरह फिर आज एक नया टॉपिक, नया लेक्चर, नई वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। इस बार का जो वीडियो है वो क्लास 12 के लिए है। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। लेक्चर पहला है। इस पहले लेक्चर को आप बहुत अच्छे से सुनिएगा ताकि इसके बाद जो लेक्चर आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओ। चलिए शुरू करते हैं। द सॉलिड स्टेट, नाम से क्लियर है किस स्टेट की बात हो रही है। सॉलिड स्टेट की बात हो रही है। मींस यहां पर मैटर की कौन सी स्टेट पढ़नी है आपको? सॉलिड स्टेट। अब जरा बताओ, जो मैटर होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग देखें तो मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में एट ए सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की नॉर्मल कंडीशन पर अगर देखें तो कोई भी मैटर जो होता है उसकी जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं? केवल 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मैटर की 3 फिजिकल फंडामेंटल स्टेट्स हैं। मैटर की 3 फंडामेंटल फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, एट ए गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके अलावा कोई और अगर स्टेट होती है मैटर की तो आप उसको मैटर की इंटरमीडिएट स्टेट्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ पर हमको लिक्विड स्टेट अभी नहीं पढ़ना है, गैसेस स्टेट हमको नहीं पढ़ना है। इसके वीडियोस, इसके लेक्चर आएंगे इन चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन अभी हमको केवल किसको पढ़ना है? सॉलिड स्टेट्स को पढ़ना है इस चैप्टर में। चलिए, तो सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि कोई मैटर अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों है। मैटर अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो सॉलिड स्टेट में क्यों है। ठीक, और कोई मैटर सॉलिड होता है तो क्यों होता है। समझ में आ रही बात ना? उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है सॉलिड्स की वो क्या है कि दे हैव डेफिनेट मास। दे हैव डेफिनेट मास। सॉलिड्स में जो मास होता है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है। इन तीनों चीज को आप जरा समझना। डेफिनेट मास कहने का क्या मतलब है? आपको पता है कि कोई भी मैटर, दुनिया का कोई भी मैटर हो, वो किससे बना होगा? पार्टिकल से बना होगा। और जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स का अपना खुद का कुछ क्या होगा? मास होगा। अपना पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। वो अलग बात है कि बहुत कम मास होगा। लेकिन जरा बताओ, मैटर में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स का मिलकर जो मास होता है, एक्चुअली वही मास किसका होता है? मैटर का होता है। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के केस में, जैसे मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड के केस में आप देख रहे हो जो पार्टिकल्स हैं वो सब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। बहुत टाइट पैकिंग होती है सॉलिड्स में पार्टिकल्स की। टाइट पैकिंग होने की वजह क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो पैकिंग होती है सॉलिड्स की वो बहुत टाइट होती है। अब टाइट पैकिंग होने की वजह से पार्टिकल्स सॉलिड को छोड़कर बाहर तो चले नहीं जाते हैं। जब पार्टिकल्स सॉलिड को छोड़कर बाहर चले जाते तो कुछ पार्टिकल्स कम हो जाते। जब पार्टिकल्स कम होते तो ऑब्वियसली सॉलिड का मास क्या हो जाता है? कम हो जाता। लेकिन पार्टिकल्स सॉलिड को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं ड्यू टू क्लोज पैकिंग। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो जब नहीं जाएंगे बाहर तो जितने पार्टिकल्स पहले थे उतने पार्टिकल्स अभी भी हैं। तो जो पहले सॉलिड का मास था वो अभी भी सॉलिड का क्या है? मास फिक्स रहेगा। यानी सॉलिड का एक डेफिनेट मास होता है। ठीक है, क्यों होता है यह आपको, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो सॉलिड्स में डेफिनेट मास होता है। वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स होगा। वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स होगा। सॉलिड की जो अगर वॉल्यूम देखें, सॉलिड के वॉल्यूम में अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। पार्टिकल्स सॉलिड को छोड़कर भाग नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड होगा वो सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। जो भी वॉल्यूम सॉलिड का रहेगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। शेप की बात करें तो शेप भी अनचेंज्ड होता है। शेप भी क्या होता है सॉलिड्स में? अनचेंज्ड।
मतलब शेप भी बदलता नहीं है। अगर ये एक सॉलिड है तो अगर इस सॉलिड के टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज ना किया जाए, किसी भी मैटर के टेम्परेचर और प्रेशर में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो वो अपनी फंडामेंटल स्टेट में ही मिलता है। जैसे ये सॉलिड है, इस सॉलिड के जो टेम्परेचर और प्रेशर है, इसका कुछ अपना टेम्परेचर होगा, इसका कुछ प्रेशर होगा, इसके टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर कोई इफेक्ट ना पड़े, अगर इसके टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो ये सॉलिड सॉलिड ही रहेगा। इसकी जो एज वगैरह है वो सब क्या होगी, फिक्स होगी। दैट इज वाई सॉलिड्स जो होते हैं उनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। आई थिंक ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि दे आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी भी सॉलिड को आप देखो तो सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड मतलब ठोस, मतलब दृढ़ होता है, कठोर। सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अब क्यों होते हैं कठोर, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। उनके बीच जो गैप होता है वो बहुत कम होता है और इसी वजह से जब वो कठोर होंगे तो आप उनको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। कंप्रेस मतलब दबा नहीं पाओगे अपने थ्रू। अगर मैं आपको एक ईंट का टुकड़ा दे दूं, या सॉलिड के फॉर्म में मैं आपको डायमंड दे दूं और बोलूं कि आप अपनी उंगली से उसको दबाओ, तो क्या आप उसको दबा सकते हो? नहीं, सॉलिड्स को दबाया नहीं जाता है, उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अगर मैं आपको एक रबड़ का टुकड़ा दे दूं तो आप रबड़ के टुकड़े को कुछ हद तक क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। समझ में आ रही बात ना। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड कठोर होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, दे हैव शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल, इसके सेंटर और इसके सेंटर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है, शॉर्ट होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है सॉलिड्स में वो क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है, कम होता है। और इसी शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। देखो अगर ये दो पेन एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, दोनों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, डिस्टेंस कम है। फोर्स हमेशा डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। क्लोज होने की वजह से जो डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी और डिस्टेंस कम होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के केस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होती है डिस्टेंस, जिसकी वजह से वहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, या आप उसको नेग्लिजिबल कह सकते हो कि वो वहाँ पे क्या है, नेग्लिजिबल है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, चौथा पॉइंट देखो। जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, सॉलिड्स है अब हाई मेल्टिंग पॉइंट। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, पीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। सॉलिड्स में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का वो फिक्स टेम्परेचर है जिस पर वो सॉलिड कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वो फिक्स टेम्परेचर है जिस पर वो सॉलिड कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में।
तो जो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है, बार बार एक ही चीज़ कहना पड़ेगा कि सॉलिड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक होते हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, पैक होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। अब इस फोर्स को कम करने के लिए, इस फोर्स को कम करने के लिए सॉलिड्स को जब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, जब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड्स के, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे। मतलब जब आप किसी सॉलिड को, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड है, इस सॉलिड को हम जब टेम्परेचर देंगे तो वो टेम्परेचर किसको मिलेगा, इसके पार्टिकल्स को मिलेगा। इसके पार्टिकल्स को जब एनर्जी मिल जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ ही जाएगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फिर क्लोज रहना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से भागना चाहेंगे। जब एक दूसरे से भागेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और धीरे 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 पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। और उस कंडीशन में जो सॉलिड है, उस सॉलिड की जो रेगुलरिटी है, जो सॉलिड का जो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होने के बाद धीरे धीरे वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पर जब आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई क्यों होता है, आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्यों होता है वो आपको एक्चुअली समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। और इसको तोड़ने के लिए, इस फोर्स को तोड़ने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बढ़ानी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड्स का क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसी तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। लिक्विड अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड के बाद उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी सॉलिड्स की क्या होती है, वो भी हाई होती है। डेंसिटी होती क्या है, किसी भी सॉलिड्स के अगर एक यूनिट वॉल्यूम ले लें, देखो जैसे मान लो ये एक सॉलिड है, इस सॉलिड का अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम ले लें तो इस यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जैसे मान लो हमने इसका एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, इस सॉलिड का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, और इस छोटे से हिस्से में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड के केस में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड के कंडीशन में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसी वजह से डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सॉलिड्स में डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या, कि इन सॉलिड्स constituent particles have fixed position। जो सॉलिड का केस है, सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, ऑब्वियसली होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो फिक्स पोजीशन में कैसे रह पाएंगे। अगर कोई पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी है तो वो फिक्स पोजीशन में रहेगा ही नहीं, उसमें मूवमेंट जरूर होगा। ठीक है, तो मूवमेंट सॉलिड के केस में भी होता है। मूवमेंट पार्टिकल्स का जो होता है वो सॉलिड के केस में भी होता है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक फिक्स पोजीशन होती है और उसी फिक्स पोजीशन के अराउंड वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट एक वाइब्रेशनल मूवमेंट होता है, समझो। कोई भी मैटर हो, उस मैटर में अगर पार्टिकल हैं, पार्टिकल होंगे तो पार्टिकल्स होंगे तो उनका मूवमेंट होगा। क्यों मूवमेंट होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। लेकिन सॉलिड्स के केस में काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल ऑसिलेट करते हैं अपने मेन पोजीशन से। केवल क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, बहुत कम ऑसिलेशन होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि इन सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन। इस वजह से हो जाती है क्योंकि वहां पर जो
मूवमेंट होता है वो केवल ऑसिलेट मूवमेंट होता है और वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब सॉलिड ऐसे, जैसे मान लो मैं पार्टिकल हूँ, मैं अपनी जगह पे फिक्स हूँ और ऐसे ऐसे धीरे धीरे इस तरह से मूवमेंट होता है, समझ गए ना। मतलब सॉलिड के पार्टिकल में भी मूवमेंट होता है, बट वो जो मूवमेंट होता है बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में कम होती है। यहाँ तक समझ में आया? बहुत, यहाँ तक ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए अब हमने सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को देख लिया। अब हम किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हमको देखना है, किस बेसिस पर देखना है? जो बेसिस होगा वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का वो किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट सॉलिड में किस तरह से है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, उसके बेसिस पर जो सॉलिड्स होते हैं उनकी दो कैटेगरी है। सॉलिड्स की कितनी कैटेगरी है? दो। एक जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अमॉर्फस सॉलिड्स। चलो एक एक को देखते हैं। पहला जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है। एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रू सॉलिड्स कौन से हैं तो आप क्या बोलोगे? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि सॉलिड्स की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही फॉलो करती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही एक ट्रू सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसी को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जरा देखो। इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ दो, अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपके पास, ठीक है, जैसे मान लो आपने NaCl ले लिया। NaCl मतलब कौन सा NaCl? NaCl का क्रिस्टल नहीं, NaCl का एक बड़ा सा पार्ट ले लिया, एक बड़ा पीस ले लिया। बड़ा नमक आता है ना, खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, जानते हो ना। तो जो खड़ा नमक होता है उस खड़े नमक से जब ये पाउडर वाला नमक बनता है तो उसको तोड़ के बनाया जाता है। तो जो खड़ा नमक होता है उसका क्रिस्टल देख लो आप किस तरह से होता है, और उसके बाद जब उसको तोड़ के बनाया जाता है पाउडर वाला नमक तो उसके क्रिस्टल देख लो। दोनों की क्रिस्टल्स, मतलब जो वो बड़ा खड़ा नमक है उस खड़े नमक से जो छोटे स्मॉल क्रिस्टल बनते हैं वो क्रिस्टल, ठीक है, वो क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज होती है वही प्रॉपर्टीज उस बड़े वाले खड़े नमक की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। तो जब आप खड़ा नमक लेते हो और उसको तोड़ते हो तो उसमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं। सोडियम क्लोराइड के ही वो क्या होते हैं? छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स से बना होता है। स्मॉल छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। मतलब नमक के जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक बड़ा नमक का क्रिस्टल बनाते हैं। एंड इन ए क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर वे में, एक रेगुलर मैनर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, किस सॉलिड्स के? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किससे बने हुए हैं? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल से बने हैं। और उस एक क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। जैसे देख लो, मैंने एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाया है। मैंने यहाँ पर क्या बनाया है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ऑब्वियसली इसमें सोडियम आयन होंगे और क्लोराइड आयन होंगे। सोडियम आयन भी होंगे और क्लोराइड आयन भी होंगे। तो यहाँ देखो, जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन।
तो जो सोडियम आयन क्लोराइड आयन है उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक रेगुलर क्या है अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न है कि नहीं। देखो जैसे यहाँ सोडियम आयन है Na+, उसके बाद कौन आ रहा है Cl-, फिर Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, समझ में आ रही बात ना, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक Na के बाद एक Cl आ रहा है, एक Na+ के बाद क्या आ रहा है Cl- आ रहा है, फिर Cl- के बाद कौन आ रहा है Na+, के बाद कौन आ रहा है Cl-। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ये क्या है एक रेगुलर अरेंजमेंट है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। इसी वजह से सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है। और यहाँ पर जो पैटर्न है आपको दिख रहा है कि पैटर्न एक रेगुलर पैटर्न है, एक Na+ के बाद एक Cl-, एक Na+ के बाद एक Cl-, एक Na+ के बाद एक Cl-। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, रेगुलर है। जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो कैसा है, रेगुलर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये एक एग्जांपल मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बता दिया। इस क्रिस्टल में आप देख रहे हो कि Na+ के बाद Cl-, फिर Cl- के बाद Na+, Cl- Na+, तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक, आगे देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक ज्योमेट्रिकल शेप भी होती है। आगे हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ना है। इसी चैप्टर में जो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ स्टडी करनी है, और आपको बताया जाएगा कि जो अलग अलग तरह के क्रिस्टल होते हैं, जो अलग अलग तरह के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, उनकी एक अपनी क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उनकी एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। वो ज्योमेट्रिकल शेप आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, आप इतना समझो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक, ये आपको पढ़ाया जाएगा आगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक चीज और है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नेचर क्या होता है। एक नंबर में कभी कभी पूछता है, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी। क्या होता है आइसोट्रॉपी, क्या होता है एनआइसोट्रॉपी, किसमें आइसोट्रॉपी होती है, किसमें एनआइसोट्रॉपी होती है, इसी को आपको समझना है। तो अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नेचर की बात करें तो नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम लोग कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। इतना आपको याद रखना है। नेचर के बारे में कभी कभी पूछ सकता है कि एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी किसमें होती है, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी किसमें होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड्स में होती है। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी किसमें होती है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, या इसी को और भी बोलते हैं सूडो सॉलिड्स बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना, उसमें क्या होती है, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नेचर की बात करें तो हम लोग कहते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एन आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। क्यों होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट प्लेन्स में, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक ही क्रिस्टल होगा, उस एक ही क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग प्लेन में क्या होंगी, अलग अलग होंगी। देखो कैसे, आप देख रहे हो, जैसे मान लो आप ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले रहे हो, इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में हमको ये दिखाना है कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एनाइसोट्रॉपिक है। हमको ये दिखाना है कि एनाइसोट्रॉपिक जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में है। कैसे है, अगर हम लोग अलग अलग प्लेन ले लें, जैसे मान लो एक प्लेन मैंने ये ले लिया, तो इस एक प्लेन में आप देख रहे हो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, फिर आगे क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन, तो ऐसे मिल रहा है आपको। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको एक रेगुलर इंटरवल पर Na+Cl-, Na+Cl-, Na+Cl- मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ एक इस प्लेन में जाऊं, इस प्लेन में अगर मैं जाता हूँ,
इस प्लेन में क्या होगा, इस प्लेन में आपको केवल Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस मिल रहा है, मतलब इस प्लेन में आपको केवल सोडियम आयन मिल रहा है। इस प्लेन में आपको सोडियम आयन क्लोराइड आयन भी मिल रहा है, इस प्लेन में केवल सोडियम आयन मिल रहा है। इसी तरह से अगर आप इस प्लेन में देख लो, इस प्लेन में आप देख रहे हो तो इस प्लेन में क्या मिल रहा है आपको, केवल Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl आयन माइनस, इस प्लेन में केवल क्लोराइड आयन मिल रहा है। तो होगा क्या, जब अलग अलग प्लेन में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट प्लेन में क्या होती है, अलग अलग होती है। एक ही क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, और इस एक ही क्रिस्टल में अलग अलग प्लेन में आपको जो प्रॉपर्टीज मिल रही है वो अलग अलग मिल रही है। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्लेन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे या आयंस होंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, इसको आपको समझना है बस। ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक देख लो।